जी नमस्कार। मैं एकलव्य कृषि नेटवर्क के सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है फार्म यार्ड मैन्योर। इसके लिए हमारे साथ जैडेक्स एग्रो सॉल्यूशंस के वरिष्ठ सलाहकार श्री राज शेखर वाजपेयी जी जुड़े हैं, जिनका कृषि उद्योग में 42 साल का प्रभावी अनुभव रहा है। आइए उनसे हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वागत है, आपका स्वागत है सर। थैंक यू थैंक यू। अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर को। एकलव्य जी, जैसा आपने बताया कि लंबा अनुभव है हमारा। जी। और हम 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सिर्फ। और केमिकल में करीब हमने केमिकल फर्टिलाइजर में 35 साल काटे। और पिछले 10 सालों से हम ज़ायडेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में हैं और बायो फर्टिलाइजर के ऊपर काम कर रहे हैं। और तरह तरह के एक्सपीरियंसेस रहे। बाकी आपको जो प्रश्न होंगे उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपसे पहला सवाल है, FYM इनरिचमेंट क्या है और इसमें जाइटोनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे लाभदायक है? FIM इनरिचमेंट एकलव्य जी, से पहले कि ये क्या है, उससे पहले जानना होगा कि ये FIM के बारे में हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं। वाई FIM। आप सबको मालूम ही है, सबको, हमारे किसान भाइयों को मालूम है, आपको भी मालूम है, वैज्ञानिक भी जान रहे हैं इस बात कि जिस तरह से एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हुआ, इम्बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हुआ, जमीनें खराब हो गई। जमीनें खराब होने में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया वो कार्बन की मात्रा घटती चली गई। और FIM शायद उसी की पूर्ति के लिए बना हुआ। तो FIM जो भी कहा जाता है, तो FIM को अगर देसी भाषा में कहा जाए, अगर हम एक किसान से पूछें तो वो कहेगा कि भाई गोबर वो जानता है, क्योंकि उसके पूर्वजों ने गोबरी खाद यूज करी, वो आज भी गोबर की खाद यूज करने में बिलीव करता है। उसके अलावा जो खेत का कचरा होता है उसको भी वो सोचता है कि ये सड़ जाएगा तो ये भी हमारी खाद बन जाएगी। तो वो उसके दिमाग में है, उसके दिमाग में वो कार्बन की जो महत्व है वो है। वो ये समझ रहा है कि जमीन में हमारा कार्बन कम हो रहा है। तो FIM कोई भी ऐसी चीज जिसको हम सड़ा के कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में, उसको FIM कहते हैं। तो सामान्यतः जो देखा जाता है, जो गोबर की खाद, गोबर जो होता है वो होता है, पोल्ट्री मन्योर होता है, खेत का जो कचरा होता है, पत्ते होते हैं, ये सब को आप फॉर्म यार्ड मैन्योर कह सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, क्या कोई विशेष प्रकार के FYM है जो जाइटोनिक तकनीक के उपयोग के लिए श्रेष्ठ साबित होते हैं? एकलव जी, इससे पहले थोड़ा सा पीछे आपको ले जाएंगे और एक डेटा है, एक आंकड़ा, उसके बारे में आपसे और अपने जो हमारे किसान भाइयों के बारे में बताना चाहेंगे। आज अगर देखा जाए, अगर हम गोबर की बात करें, तो गोबर के बारे में किसान ज्यादा परिचित रहता है और उसको ज्यादा आसान लगता है और लेता भी है। कच्चा हो, पका हुआ हो, सड़ा हुआ हो, जो सो कॉल्ड, तो लेता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर एक आंकड़ा बोलता है आज की डेट में कि भारतवर्ष में 700 मिलियन टन की जरूरत है FIM की। और सारे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर मिला के हमारे पास भारतवर्ष में 200 मिलियन टन है, 200 मिलियन टन है सिर्फ। हम गोबर की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उसमें पोल्ट्री मनोर भी आ गया। अब सवाल ये होता है, और नॉर्मली जिसको कहा जाता है कि हमारा किसान समझता है कि सड़ी हुई खाद, कहता है कि सड़ी हुई गोबर, कच्चा नहीं डालता, वो जानता है कि कच्चा डालेंगे तो दीमक पैदा हो जाएगी और कीड़े और बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो वो कोशिश करता है कि वो सो कॉल्ड पका हुआ, जिसको अपनी भाषा में कहता है कि हम सड़ी हुई गोबर की खाद लेके आए। लेकिन जो सो कॉल्ड सड़ी हुई गोबर खाद लेके आ रहा है वो ढेले वाली होती है, तो वो बिखेर नहीं पाता अपने खेत में। क्या होता है कि एक एकड़ में वो कहता है हमने 4 ट्राली डाल दी, हमने 5 ट्राली डाल दी। नॉर्मली ट्रॉली का एक वजन जो होता है 4 से 5 टन का होता है। तो एक एकड़ में 20-20 टन जा रहा है मटेरियल, 25-25 टन मटेरियल जा रहा है। और आपके पास है नहीं, आपके पास 500 मिलियन टन का गैप है। उस 200 मिलियन टन में कम से कम 50 मिलियन टन ऐसा जो वेस्ट होता है, कंडे बना दिए जाते हैं, स्लरी बना दी जाती है, गोबर गैस प्लांट में चला जाता है, बहुत वेस्ट होता है, बह जाता है।
लोग डाल देते हैं, बाहर बह जाता है। तो अब अगर जरूरत है 700 की, है 200 या 150 या 170, उसको कैसे पूरा करें? हर आदमी चाहता है, हर किसान चाहता है। अब किसान का अपना बजट होता है। अब उसके पास 10 एकड़ जमीन है, वो कहेगा चलो भाई 4 एकड़ इस बार डाल दो 4 एकड़ में, और बाकी 6 एकड़ में अगली बार डाल देंगे। बजट है उसका, कोशिश करता है, वो प्रयास करता है, उस कार्बन की पूर्ति करने का वो प्रयास करता है। लेकिन यहीं पे एक गड़बड़ी होती है, जिसको वो कहता है कि सड़ी हुई गोबर की खाद। वो दरअसल सड़ी हुई का मतलब उसका होता है पकी हुई, जयपाचित। वो जयपाचित नहीं होती पूरी, वो ढेले वाली होती है, जिसको फैला नहीं पाता, और उसको अगेन वही 4 से 5 ट्राली डालना पड़ता है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। और चूंकि वो अधपकी होती है, तो अधपकी होगी तो उसमें दीमक की समस्या आएगी और समस्याएं आएंगी। तो वो उसमें उसी उपापेय में वो बेचारा किसान जो है वो उलझा हुआ है, लगा हुआ है, और परेशानियां झेल रहा है। अब रही बात हमारे अपने टेक्नोलॉजी की बात। पहली बात तो ये कि हमारी श्रेष्ठ क्यों है, और क्या जरूरत क्या है, और क्यों ये यूज करनी चाहिए। तो देखा ये गया, जो हम लोग की R&D बेस्ड कंपनी है, देखा ये गया कि जब जब हम लोगों ने इससे यूज कराया गया, तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी जो थी हमारी, वो फंगस बेस है, फफूंद बेस है। अब आप कहेंगे कि फफूंद क्यों? दुनिया भर में जितने अभी तक डिकम्पोजिंग के तो मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं बाजार में, वो बैक्टीरिया बेस होते हैं। आप क्यों दे रहे हैं फंगस क्यों? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और सब किसानों को समझना चाहिए। आपकी भी जानकारी के लिए बता दें, हमारी जमीन के अंदर आज की डेट में जो संतुलन है बैक्टीरिया और फंगस के बीच में टूट चुका है। कैसे? हम कम से कम, हमारा किसान साल में 2 बार जमीन को जोतता है, तो जो फंगस का जो जाल बना हुआ तोड़ देता है। अब फंगस तो कम हो गया, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं मर रहा, बैक्टीरिया है, थोड़ा बहुत मारा कोई बात नहीं, लेकिन बैक्टीरिया है। अब जो संतुलन नहीं होगा बैक्टीरिया में और फंगस में, वो आपकी जो प्रकृति का दिया हुआ नियम है, जो प्रकृति ने आपको उपहार दे रखा है कि माइक्रोब्स होते हैं, वो जमीन में काम करते हैं आपके लिए, वो होगा नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि आपको इनोकुलेशन ऑफ फंगस, यानी कि फफूंद को डालना पड़ेगा जमीन में, क्योंकि तो आप तोड़ रहे हैं, उनका घर तोड़ रहे हैं। आप जो आपके लिए काम करते हैं उनके मजदूरों का घर तोड़ दे रहे हैं, आपको डालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है कि एक दो काज, आपने फंगस भी डाल दिया और निश्चित कर दिया। ध्यान रहे, जब भी बैक्टीरिया से जैव पाचन किया जाता है किसी भी FIM का, किसी भी, चाहे वो गोबर हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे वो पत्ते हो, चाहे वो खेत का कचरा हो, जो भी हो, वो ज्यादा ऑक्सीजन लेता है। ज्यादा ऑक्सीजन लेगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इट मीन्स जो आपका ह्यूमस है वो CO2 बन के निकल रहा है। हमने टेक्नोलॉजी डिफरेंट अडॉप्ट की, हमने फंगस बेस की, जो कम ऑक्सीजन में कम CO2 बाहर निकलता है और ह्यूमस कंटेंट बढ़ाता है। हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हमारा नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटैश कितना बढ़ रहा है, परसेंटेज नॉमिनल होता है। हमारा पूरा कंसंट्रेशन कार्बन के ऊपर है, स्थल कार्बन के ऊपर, और इसी में हम जीते। अगर 2 से 3 महीना पुराना गोबर को अगर हम कर रहे हैं, पूरा जैव पाचित कर रहे हैं, तो जो वो 2 ट्राली, 1 ट्राली, 4 ट्राली जो एक खेत में डाल रहा है, अगर वो 5 खेतों में डालेगा, 5 एकड़ में डालेगा, तो 5 गुना उसको हम एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं। साथ में फंगस का इनोकुलेशन भी कर रहे हैं, तो संतुलन बैक्टीरिया और फंगस के बीच में भी आ रहा है। तो जो प्रकृति का नियम है, क्योंकि आपको मालूम है कि जितना बड़ा जानवर होगा उतना उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो स्लोअर होगा। हाथी का बच्चा तो एक ही बार देगा, 18 महीने में होता है। बैक्टीरिया जो है वो 2 घंटे में डबल होना शुरू हो जाते हैं। फंगस जो है वो 12 घंटे के बाद, प्रोटोजोआ उससे बड़ा, नेमाटोड उससे बड़ा। तो बैक्टीरिया आपके पास है तो फंगस का इनोकुलेशन भी हो रहा है और संपूर्ण जैव पाचन भी हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग की टेक्नोलॉजी
कामयाब हर जगह पे भाई। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो जमीन को, कोई भी चीज को, गोबर को भुरभुरा और हवादार बनाता है। तो जब हवादार बनेगी चीज तो वो भुरभुरी होगी। जितनी भुरभुरी होगी वो उतना वो फैलाने में आसान होगा। चाय की पत्ती ऐसा भुरभुरा हो जाता है, वो गोबर चाय की पत्ती ऐसा दुर्गंध रहित काला या गाढ़ा भूरे रंग का हो जाता है, तो फैलाने में आसान। तो जो आप 4 टन एक खेत में डालते थे, अब वो एक वही 4 टन जो 4 खेतों में डालेंगे आप, कार्बन उतने मिल रहा है आपको। आपका काम, कहते हैं ना कि रंग चोखा का चोखा, बढ़िया रंग भी हो जाएगा, बढ़िया उसका किसान का फायदा भी होगा। और तभी हम बात कर पाएंगे, जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आज की डेट में कि ऑर्गेनिक इंडिया और ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, तभी हो पाएगा जब तक कि हम ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज जमीन में मेंटेन नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तो उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी इस काम में अच्छा साथ दे रही है, अच्छा रिजल्ट दिखा रही है। और हमने कई जगह देखा, इट इज नॉट हरियाणा या पंजाब या यूपी, एवरीवेयर जितने स्टेट में काम कर रहे हैं वहां प्रैक्टिकली देखा हम लोगों ने, तो अच्छा कामयाब हो रहे हैं। और ये पीरियड सबसे मुफीद पीरियड होता है, क्योंकि विंडो जो होती है लंबी होती है। मतलब जो आप खरीफ जो नेक्स्ट आएगी, इसके बीच में जो टाइम होता है, मानसून खत्म हुआ उसके बाद, और आपका मई में जो आप बुआई करेंगे खरीफ की, उसके बीच में समय भी होता है। 45 से 60 दिन में हो रहा है। मजदूरी का खर्चा नहीं, कोई आपको पलटना नहीं, कुछ करना नहीं। आपने इकट्ठा किया, 3 फीट की लेयर बनाई, आपने गोबर जो गोधन है उसको भिगो के घोल के डाल दिया, ढक दिया, 45 दिन में आपका तैयार। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो हमारे ख्याल से शायद हमारे किसान भाइयों और आपको भी कुछ बात समझ में आई होगी कि क्यों जी बिल्कुल, आपने ज्यादा। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जो कि हमारे भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसके साथ मैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे आना चाहूंगा, जो कि आपकी जानकारी हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए ये सवाल है कि लागत और प्रभाव जैसे फायदों के लिए जाइटोनिक टेक्नोलॉजी FYM एनरिचमेंट के पारंपरिक तरीकों के लिए कैसे अलग साबित होता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहले क्या होता था, जो बताया गया था पारंपरिक तरीका हुआ करता था कि गड्ढा बनाओ एक लंबा सा, वो गहरा भी होना चाहिए, लंबा भी होना चाहिए, खेत में गड्ढा बनाइए। गड्ढा बनाइए तो पहले आप जितना कचरा है उसकी एक लेयर बिछाइए, उसके बाद आप थोड़े गोबर की लेयर बिछाइए, फिर थोड़ी बहुत यूरिया वूरिया छिड़क दीजिए उसमें, फिर एक लेयर बिछाइए, फिर उसमें थोड़ा मिट्टी डालिए, फिर गोबर डालिए और फिर ढक दीजिए, 6 महीना पड़ा रहने दीजिए, फिर उसको आप खोदिए, फिर वो निकालिए। तो कुछ करना ही नहीं, आप गोबर लेके आइए। किसान इतनी नहीं कर पाएगा मेहनत, वो दिन गए। उसको तो रेडीमेड मटेरियल चाहिए कि जिसमें आसानी से कर सके वो। आप गए, आपने 3 से 4 महीने पुराना अपना गोबर लिया, उसमें आपने एक एक बनस्पत 100 के अनुपात में, यानी कि 1 किलो अगर गोधन है तो 100 किलो पानी होगा, उसमें लेके आपने घोला उसे, और उस ढेर को जो 3 फीट का बना दिया आपने, 3 फीट, 2 से 3 फीट का बना दिया, और उसमें आपने पानी डाल दिया। पानी डाल के नीचे ये इंश्योर करना कि पानी नीचे तक पहुंच जाए, वो घोल जो है गोधन का नीचे तक पहुंच जाए। आपने ढक दिया। अगर गर्मी बहुत है तो बीच में 20 दिन 25 दिन में उठा के फिर थोड़ा पानी छिड़क दिया, फिर ढक दिया आपने। आपको 30 दिन 35 दिन में मालूम पड़ेगा, नीचे जब आप देखेंगे वो भुरभुरा होने लगेगा, दुर्गंध रहित होने लगेगा। जब उठा के सूंघेंगे तो उसमें कोई दुर्गंध नहीं रहेगी, समझ जाइए पकना शुरू हो गया। 40 दिन में निकाल लीजिए, खेतों में डाल लीजिए। तो जो आप डालते थे 4 ट्राली एक खेत में, अब वो वही 4 ट्राली आप 5 खेत में, 6 खेत में डाल सकते हैं। तो आपका इकोनॉमिकल पड़ा कि नहीं पड़ा? आपके लिए फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और समय बचा आपका, समय बचा साथ में। और आप कार्बन की मात्रा, ये तो है नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो आपका काम पूरा हो गया। आपको ग्रेजुअली वो आपके महीने वो इनरिच होती चली जाएंगी। और जो प्रकृति के जो नियम है, क्या फर्क है? क्यों आप, कोई भी हमारा किसान बताया कि जंगल में अगर कोई जाता है, खाद डालने जाता है, कोई नहीं जाता, दवाई डालता है, कोई नहीं डालता, कुछ भी नहीं होता। कैसे हो रहा है आपको? वाई? इसी तरीके से जो प्रकृति ने दिया है हमको, तो ये समझना पड़ेगा।
और कार्बन को लाना पड़ेगा। अगर हम ऑर्गेनिक खेती की बातें करें तो पहला कंसंट्रेशन ही वहीं पर रखना पड़ेगा, आप इधर उधर जा ही नहीं सकते। यस इकोलॉजी बताइए। धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी के लिए। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि सर जैसे कि जैविक हमारा भविष्य है, इसको बहुत सारे किसान भाई नहीं समझ पा रहे हैं, इसको नहीं अपना पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इसके प्रति आपके तरफ से उनके लिए क्या सुझाव होगा? इसके बाद हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे जाएंगे, तो कृपया इस पे कुछ सुझाव दें। देखिए उसका रीजन है एक बड़ा भारी, एक वो किसान क्यों उपापेय की स्थिति में क्यों पड़ा हुआ है आज की डेट। हर किसान जान रहा है कि उसकी जमीन कठोर हो गई है, उसकी जमीन सांस नहीं ले पा रही, उसकी जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, उसकी जमीन के अंदर वाटर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी नहीं है, पानी बहा जा रहा है, सोख ही नहीं पा रहा, तब भी वो नहीं कर पा रहा। तभी वो लगा हुआ है कि वो यूरिया मिल जाती है। तो हो सकता है कहीं पे ये रीजन कहा जाता है कि वो सस्ती पड़ती है, क्योंकि सब्सिडाइज है। 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ, वो खत्म होनी 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 ये तो तय है भाई। 40 किलो की यूरिया का बोरा आज 45 किलो का हो गया। वो तो कहिए डीएपी में मोदी जी ने स्पेशल रिबेट दे दी थी, पिछली बार बच गए, वरना तो वो डीएपी का 3200 रुपए की और 3800 रुपए की डीएपी खरीदता कोई आदमी ना खरीदता। सब्सिडी खत्म हो जाए तो 1200 रुपए की 1300 रुपए की यूरिया डालेगा? नहीं डालेगा, कम डालेगा। लेकिन इसके उलट हर किसान को ये मालूम है कि जैविक है भविष्य। लेकिन दूसरा इसका विरोधाभास कहां पे है कि अगर आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप देखें कि 20 साल हो गए, 20 साल तो हो ही गए ऑर्गेनिक को प्रमोट करते हुए कि ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। और वो ऑर्गेनिक की वो नॉर्म्स रखे गए जो यूरोपियन कंट्रीज ने नॉर्म बना रखे थे, ये होगी। बड़े कठिन नॉर्म्स थे, उन्होंने अपने हिसाब से बनाए थे, हम उसी पे चल रहे हैं। हम उस गुलामी की उस प्रवृत्ति से बाहर निकल नहीं पाए। और गवर्नमेंट ने खूब सब्सिडीज दी, खूब स्कीम दी, तब भी आज भी 2% से ऊपर पूरे इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक खेती नहीं हो पा रही थी। क्यों? इवन अगर सिक्किम को मिला लें, क्योंकि सिक्किम पूरा स्टेट है ऑर्गेनिक है, तब भी 2% ज्यादा नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जो वो प्रगति का नियम लागू करना चाह रहे जमीन के अंदर थ्रू ऑर्गेनिक, जो सो कॉल्ड ऑर्गेनिक, वो उसको 2 से 3 साल लग रहे थे उसको रिवाइव होने में, और उस पीरियड में प्रोडक्शन नीचे जाता है। ये जरूर है कि 3 से 4 साल बाद वो उभर के आती है और बढ़िया अपना उसी लेवल पे आती है। लेकिन ये बताइए, जिस देश में 72 से 75% मार्जिनल किसान हो, वो करेगा? नहीं कर पाएगा भाई। जो बड़े हैं वो तो बिजनेस कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं। जो सो कॉल्ड हमारे 5% 7% बड़े किसान, उनको तो मतलब, उनको बिजनेस से मतलब है। छोटा बेचारा कर नहीं पाएगा। जब तक वो छोटा कर नहीं पाएगा 72%, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक पे जाएगा? लेकिन जैविक में एक ऑप्शन है कि अगर आप बायो फार्मिंग करेंगे तो आप बिना अपनी उत्पादन घटाए पहले फसल चक्र से आप अपनी उत्पादन को मेंटेन कर सकते हैं। वो बायो में दम है, इसलिए बायो करिए, इसीलिए हम आए। लेकिन आप एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या कारण है कि इतने बायो मार्केट में बिक रहे हैं, बहुत सारे बिक रहे हैं, और अभी भी कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा? किसान जो कह रहे हैं ना, किसान क्यों नहीं आ रहा, एक कारण तो ये है कि उसको उत्पादन घटता ऑर्गेनिक में। और इस वाले बायो में वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कोई भी बायो वाला उससे आके ये नहीं कहता कि भाई साहब आप ऑर्गेनिक अपनी केमिकल फर्टिलाइजर घटाइए। वो कहता है ये और डाल दो। अब वो डाल दिया, जमीन सांस नहीं ले रही, जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं, देयर इज नो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इन द सॉइल। तो वो तुम्हारे माइक्रोब्स करेंगे क्या? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम टेक्नोलॉजी का पैसा लेते हैं कि जमीन को मुलायम, भुरभुरा और हवादार बनाते हैं। पहला काम, जब ये तीनों चीजें होंगी, नमी भी हुई, हवा भी हुई, तो माइक्रोब्स करेंगे ना मल्टीप्लाई, काम करने का मौका मिलेगा ना उनको। तो यही टेक्नोलॉजी है हमारी, और इसी पे हम लोग, हमारी ये स्पेशलिटी है, ये हमारा प्रोप्राइटरी राइट भी है,
वैसे भी काम कर रहे हैं हम लोग, वो हमारे सारे प्रोडक्ट में है। तो गोधन जिसके बारे में आज चर्चा जिसका विषय है उसमें तो खैर है ये, और हमने देखा भी। तो और प्रश्न हो जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से जैविक को एक्सप्लेन किया है, जिससे मुझे उम्मीद है कि हर एक किसान कम से कम अपने लिए तो कम से कम एक जैविक पहल जरूर करेगा। और इसके साथ आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम अंतिम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या ज्यादा से ज्यादा कृषि लाभ के लिए जाइक्रोनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य मिट्टी या जमीन सुधार प्रथाओं के साथ किया जा सकता है या नहीं? मैं ये जानना बिल्कुल चाहता किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई भी अगर कोई और ऐसा प्रोडक्ट है और आपको डालना है उनके साथ, आप डाल सकते हैं जरूर। लेकिन हमारी ख्याल से अगर आप खर्चे बढ़ाने का मतलब कोई है नहीं। हमको तो जितना इकोनॉमिकल कर सकते हैं उतना इकोनॉमिकल करना चाहिए। जमीन सुधारने का तो लोग कहते हैं जिप्सम डालना चाहिए, हमने जिप्सम बहुत डलवाया है। जो हम हिंडाल्को में थे बहुत जिप्सम आता था, डलवाते थे। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे हैवी मेटल्स हो जाते हैं ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म में, कि जो जमीन के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप, जहाँ तक हम समझते हैं कि जैविक अच्छे जैविक उत्पाद डालें itself, और साथ में गोबर की खाद या पोल्ट्री मैन्योर। और अब तो हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए जिसमें बड़े कामयाब हुए हम लोग, केले के पत्ते सूडो स्टेम्स उनको काट के उनको गला दिए। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो गन्ना कटता है कि उसके पत्तियां होती हैं, तो उसको छिड़क के उसमें गोदन को छिड़क के और उसी के रोटावेट कर दिया उसको और जमीन के अंदर कर दिया। वो भी कार्बन की मात्रा बढ़ा रहा है। इस बार हम लोग की प्रयास है कि आने वाले फसल में हम लोग जो पराली होता है, क्योंकि उसका सबसे देर में गलता है वो, तो उस पर हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि कैसे उसको करा जाए। किसान कर रहे हैं उसको, तो लोगों ने करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसको कैसे गलाया जाए, क्योंकि उस समय विंडो कम होता है तो किसान जलाता है, क्योंकि उसको रबी की फसल लेनी होती है, टाइम कम होता है तो जला देता है, जिसके लिए बड़ी हाई हाई होती है और पॉलिटिकल इशू बन जाते हैं। तो उस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, केले पे या जो छोटे मोटे कचरा होता है उस पर अभी हमने टी गार्डन पे काम किया है, और टी के हर दिसंबर में प्रूनिंग होती है, चाय के बगानों की प्रूनिंग होती है, बहुत पत्तियां गिरती हैं, तो वो ऐसी वेस्ट होती थी। अब की बार उस पर काम किया हम लोगों ने, गोबर के साथ मिला के काम किया, बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट आए। एक अगर टी गार्डन फॉर एग्जाम्पल 3,000 एकड़ का टी गार्डन है, अब आप अंदाजा लगाइए, उसे कुछ लेने की जरूरत नहीं। वो अगर 500-600 टन अगर गोबर लेके मिला के सब कर दे, तो उसका पूरा टी गार्डन में कार्बन की मात्रा हमेशा के लिए उसकी घर बैठे बैठे तैयार है। कुछ नहीं करना, कोई खर्चा नहीं। जिसके लिए वो वर्मी कंपोस्ट लेके आते हैं 8-8 रुपए 10-10 रुपए पर केजी के हिसाब से, क्या करते हैं हमने देखा अभी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि खर्चे ना बढ़ाए जाए, लेकिन अगर किसी के साथ मिला के आप डाल रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। और अगर उसी में काम हो सकता है, कोई भी अच्छा जैविक हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ही अच्छे ही होगा, और भी अच्छे होंगे। लेकिन चूंकि हमारे एक नई आधुनिक खोज है और हम लोग जमीन को कंड्यूसिव माहौल देते हैं और अच्छा काम करता है, इसलिए हम अपने को अच्छा कहेंगे, बुरा कोई नहीं। लेकिन हम अपने को जरूर अच्छा कहेंगे कि हमने देखा है अपने आंखों से, क्योंकि 10 साल हमने खुद काम किया इसके ऊपर, तो हमको अपना विश्वास ज्यादा है हमारे ऊपर। और बताइए एक प्रश्न, धन्यवाद। और कोई प्रश्न आपके आपको बताइए। जैविक के इस पहल के लिए मेरे तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है थैंक यू कि सो किसान भाइयों मच। को बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इसी के साथ हम अपना ये सेशन खत्म करना चाहेंगे, और किसान भाइयों को अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी उनका सवाल हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, जिससे हम आपको उचित जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।